जो जनता है, जो एक्चुअल में राजा है, जी उनको जागरूक कर सके, उनको सचेत कर सके कि हाँ, तुम ही लोकतंत्र हो, तुम ही तंत्र हो। तो आपकी पार्टी में युवाओं की क्या भूमिका है? कम आयु से आप ये नहीं कह सकते कि युवा है। युवा सोच से बनते हैं। पूरा राजनीतिक सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग सब मतलब सही जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते। आपको एक याचिका रखनी हो पुलिस प्रशासन के आगे, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, 25-25 दिन लगते हैं। वहीं वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से? मेरे को मोदी जी से कोई समस्या नहीं है। मोदी जी ने आज भारत की वैश्विक रूप से पहचान बनाई। तो राजनीतिक रूप से यहाँ पर अगर देखिए तो बहुत सारी पार्टियाँ पहले से ही, तो जन सेवक क्रांति पार्टी की स्थापना आपने क्यों की? कि वो राजनीतिक पार्टियां क्या लोगों की आवाज उठाने वाली पार्टियां हैं? 4 सालों में अपनी इस पार्टी ने, जो जन सेवक क्रांति पार्टी है, ऐसे क्या काम कर दिए कि जनता उनको सराहे? कई ऐसे हमने घोटाले निकाले, हमने सामाजिक रूप से मेडिकल कैंप्स लगाए। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम इस पॉडकास्ट में आपको सीखने सिखाने का जरिया तो हम लेकर चल ही रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर, जो हमारा द शमशेर कौशिक शो है। लेकिन इसके अंदर आज हम ना थोड़ी सी राजनीतिक बातें करेंगे, हमारे देश से संबंधित बातें करेंगे, समाज से संबंधित बातें करेंगे, और सामाजिक राजनीति के सभी मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो के अंदर, वो हैं अंकित अलग। अलग समझे? अलग वो वाला अलग नहीं, गैगड़ा। बाकी अंकित अलग, क्यों अंकित अलग हैं और ये क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर ये जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक हैं और राजनीति में आज सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी ये काफ़ी सक्रिय हैं। इनसे पूरी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का इनका दृष्टिकोण है राजनीतिक रूप से, आज ये किस पार्टी को महत्व देते हैं या पहले किस पार्टी में थे, और क्या बदलाव देश में देखना चाहते हैं, इन्होंने आखिर ये पार्टी स्वयं की क्यों लड़ी, और इनके जीवन परिचय के साथ ये भी जानेंगे कि अब आगे इनकी क्या तैयारी है चुनावों के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जी अंकित जी, स्वागत आपका। नमस्कार शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकित अलग, तो अंकित अलग आखिर पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि अंकित अलग है कौन आखिर? देखिए कौशिक जी, अंकित अलग कोई खास शख्सियत नहीं है, और ज़रूर मेरा नाम अलग है, अलग, अंकित अलग, क्योंकि अलग जी। जब सुनाई देता है तो लोग सोचते हैं कि अलग हो आप, मतलब वैसा वाला अलग। हाँ हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक आम परिवार से निकला हुआ आम इंसान हूँ, जैसे और लोग होते हैं। कोई खास विशेषता नहीं है मुझ में, और उन्हीं लाखों करोड़ों युवकों की तरह ही सोच रखता हूँ कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है, अपने करियर को आगे लेकर के जाना है। और अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूँ तो जी। मैं बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और हरि की भूमि हरियाणा, उसका एक जिला है जिसको गुरु द्रोण की धरती कहा जाता है, जी। जहाँ पे हम बैठे हैं, हाँ, गुरुग्राम। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं मेरा पालन पोषण हुआ, और यहीं मेरी शिक्षा भी हुई, और यहीं मेरी नौकरी भी लगी, और यहीं मैं व्यापार भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें गुरुग्राम से मिली, गुरुग्राम की धरती से मिली। मैं इसको जन्मभूमि भी बोलता हूँ, अपनी कर्म भूमि भी बोलता हूँ। और मेरे को 3 चीज़ें मेरी परवरिश में मिली हैं सर। जी। एक तो मैं कहूँगा संघर्ष, एक मुझे संस्कार, और एक सेवा। और इन तीनों से जो मुझे अनुभव मिला है, जी। तो वो मुझे प्रेरित करता है, वो मेरे नाम को परिभाषित करता है एक्चुअली। तो लोग जब सुनते हैं अंकित अलग, कोई कहता है कौन सी जात है, कोई पूछता है कौन से उससे आते हो, समुदाय से आते हो, तो मैं बोलता हूँ जी मैं भारतीय हूँ। तो शायद ईश्वर की कृपा रही, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि मुझे ये सरनेम मिला अंकित अलग। तो ये तो सर मेरा व्यक्तिगत मैंने आपको प्रोफाइल बताया। जी। बाकी इसके अलावा आज से 4 वर्ष पूर्व जी। मैं सामाजिक जीवन में आया, मैं राजनीतिक जीवन में आया, और इन 4 सालों में राजनीतिक जीवन में आकर के मैंने एक राजनीतिक दल का भी निर्माण किया। आपको शायद सुनने में आश्चर्य लगेगा कि राजनीतिक दल बनाया, एक हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक भारत देश के अंदर। जी। तो और कहीं ना कहीं मेरे को मेरे परवरिश में एक चीज़ की सीख और मिली सर। वो मुझे सीख मिली कि अगर आपको किसी चीज़ से शिकायत है, किसी व्यक्ति से शिकायत है,
किसी सिस्टम से शिकायत है या आपको देश को चलाने वाली सरकार से शिकायत है, तो बेटा आवाज़ उठाओ, सवाल पूछो, और ना सिर्फ सवाल पूछो, ना सिर्फ आवाज़ उठाओ, बल्कि उसको सुधारने के लिए उसका हिस्सा बनो। तो मुझे लगा कि मुझे भी आवाज़ उठानी है और इस राजनीति का हिस्सा बनना है। जी। तो ये भी एक मेरा जीवन शैली में चीज़ आती है कि मैंने राजनीति में कदम रखा और नेता नहीं, सेवक बनने की कोशिश की। तो और आपने पार्टी की स्थापना कर दी फिर? हाँ, बस वो एक जनसेवक क्रांति पार्टी, क्योंकि जब नाम आता है ना, लोग पूछते हैं कि, क्योंकि राजनीति में जो भी आता है ना कौशिक जी, वो नेता बनता है। तो मैं सेवक बनना चाहता था, और ऐसा सेवक कि जो जन जन को मिलाए, जन को मन से मिलाए, और लोगों की जब आँख में आंसू देखे ना तो उसको दर्द हो, उसको वो एहसास हो कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं जी। और उनकी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हो, उनकी आवाज़ उठा सके और सिस्टम से सवाल कर सके। ऐसा सेवक मैं बनना चाहता था। और उनकी जो जनता की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जब राजनीति में आते ही लोगों का ना एक नज़रिया बदल जाता है जी। तो मैं यही चाहता था कि मैं लोगों की जो उम्मीद है उसको एक नई दिशा दे सकूं, नई किरण दिखा सकूं। जी। तो ये ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे आपने पूछा अंकित अलग कौन है, तो मैं इसको एक पंक्ति में, एक वाक्य में बताना चाहूँगा कि अंकित अलग भीड़ में कोई चेहरा नहीं है। अंकित अलग भीड़ का चेहरा बनना चाहता है, और ऐसा चेहरा जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति आईना दिखा सके, और जो समाज में जो जनता है, जो एक्चुअल में राजा है जी, उनको जागरूक कर सके, उनको सचेत कर सके कि हाँ, तुम ही लोकतंत्र हो, तुम ही तंत्र हो। तो ये लेकर के ख्वाहिश में आया था सर। बहुत अच्छी बात है सर। बाकी हम अमूमन देखते हैं कि राजनीति में, अभी तो आपने बताया कि जैसे आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और राजनीति में तो कहीं ना कहीं कुछ घरानों में तो राजनीति घराने ही हैं, मतलब वंशवाद की राजनीति दिखाई पड़ती है। कई बार बहुत अच्छे बैकग्राउंड के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आए, राजनीति करने लगे, आपने पार्टी की स्थापना कर दी। कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी खुद की पृष्ठभूमि के ही खिलाफ है? कहीं आपको महसूस नहीं होता कि कहीं हम कुछ ज़्यादा, मतलब बड़ा तो नहीं करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल कौशिक जी, आप सही कह रहे हो। क्योंकि जब मैं राजनीति में मैंने पहला कदम रखा जी, सामाजिक जीवन में मैं आया, तो बहुत से लोगों ने मुझे एक बात बोली, अंकित, तुम इस राजनीति के खेल के मैदान में नए हो, ये मैदान तुम्हारे लिए नहीं है। बोले, राजनीति में आने के लिए पैसा और पहचान एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने मुझे बोली, आपको बड़ी हैरानी होगी कौशिक सुन करके। वो बोले, राजनीति में या तो पैसे वाले आते हैं या पैसा कमाने आते हैं। हाँ, पैसा कमाने के लिए भी आते हैं। ये बात भी सही है। तो आपने से पृष्ठभूमि की बात करी, देखिए मुझे अपनी पृष्ठभूमि को लेकर के कोई शर्म नहीं है। मुझे बल्कि अपनी पृष्ठभूमि पे गर्व है कि मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर बिजली का बिल एक निर्धारित तारीख पे भरना हो ना तो उसको जीत माना जाता था। जीत माना जाता। स्कूल की फीस अगर एक निर्धारित तारीख पे भर दी जाए तो उसको उस परिवार की जीत माना जाता था। अगर उस परिवार के लड़के की नौकरी 25,000 रुपये की लग गई तो वो अपने समाज में मिठाई बांटते कि हमारे बेटे की नौकरी। मैं उस परिवार से आता हूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं है। दूसरी बात ये सच है कि मुझे विरासत में सियासत नहीं मिली, ना ही मेरे पास कोई सत्ता में जाने का कोई सीधा रास्ता था। मैंने एक कांटों भरा रास्ता चुना है जी। मैंने ऐसा रास्ता चुना है और मैं समझता हूँ कि ये रास्ता सिर्फ सत्ता पाने का साधन नहीं है। मेरे लिए ये रास्ता राजनीति सेवा का माध्यम है। मेरे लिए राजनीति एक संकल्प थी कि मुझे जन सेवा करनी है और ये मुझे कहीं ना कहीं मेरी जो परवरिश हुई है, संस्कार मिले हैं, संघर्ष मैंने देखे हैं, सेवा का भाव मैंने अपने माँ बाप का देखा है। मुझे ये समझ में आता है कि आपको अगर लोगों की समस्याओं को दूर करना है, आज समाज को सशक्त करना है, तो आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। राजनीति में शुद्धिकरण करना पड़ेगा। राजनीति में आपको अपनी जो शिक्षा है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा जी। तो ये भी रहा। तो मुझे नहीं लगता अगर आपका मकसद उद्देश्य सेवा करना है तो पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है जी, नियत होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ जिसकी नियत अच्छी होती है ना उसकी नीति काम करती है, और जिसकी नीति काम करती है उसके कार्यों में हमेशा गति होती है, और गति सही होगी ना जी तो प्रगति होगी।
प्रगति होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा काउंटर कर देता जी। हूँ, क्योंकि आप एक राजनेता, सर सेवक, जन सेवक है, राजनेता नहीं। तो आपने जन सेवक क्रांति पार्टी की स्थापना की। आपने कहा कि सत्ता में शामिल होकर जन सेवा करने का मतलब जैसे सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा है तो एक राजनीति का हिस्सा होना जरूरी हो जाता है। तो राजनीतिक रूप से यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारी पार्टियाँ पहले से ही हैं, तो जन सेवक क्रांति पार्टी की स्थापना आपने क्यों की जब पार्टियाँ ऑलरेडी हैं और बड़ी बड़ी राष्ट्रीयकृत पार्टियाँ हैं? देखिए कौशिक जी, यह आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं आपको आंकड़ा भी बता देता हूं जी। कि हमारे देश में तकरीबन भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत लगभग 3000 राजनीतिक दल हैं। लेकिन आप देखिए कि वो राजनीतिक पार्टियां क्या लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टियां हैं? क्या वो पार्टियां लोगों के साथ खड़े होने वाली पार्टियां हैं? क्या वो लोगों के दुख दर्द में उनकी मरहम बनने वाली पार्टियां हैं? नहीं। आज ये पार्टियां जितनी भारत की हैं, ये अपना मूल उद्देश्य से भटक चुकी हैं। ये सिंपल सी बात है, ये सत्ता हासिल करने वाली पार्टियां हैं, ये अपना स्वार्थ पूरा करने वाली पार्टियां हैं, ये देश का नहीं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने वाली पार्टियां हैं। तो क्योंकि मैं समझता हूँ, चूँकि मेरा नाम भी अंकित अलग है, और मैं समझता हूँ कि ये सब पार्टियाँ एक जैसी हैं, इनका एजेंडा एक जैसा है, इनके नेता एक जैसे हैं, इनके भाषण एक जैसे हैं, और इनके कार्य तो हमने देखे, अनुभव लिया है। तो ज़रूरत थी एक ऐसी पार्टी की जो विचार के रूप में आए, एक नए बदलाव के रूप में आए, एक नई शुरुआत के रूप में आए, और इस रूप में आए कि लोगों के दुख की दवा बन सके, लोगों के जख्मों का मरहम बन सके, और सच में जो देश के अंदर समस्याएं हैं, प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं, उसका एक स्थायी समाधान लेकर के आए। क्योंकि अभी तक हमने देखा है स्वार्थ की राजनीति हो रही है, सत्ता पाने की, सत्ता को काबिज करने की राजनीति हो रही है। जरूरत थी कार्यनीतियों की, तो उसको पूरा करने के लिए, और मुझे लगता है कि संविधान, क्योंकि मैं सर देखिए, मैं श्री भागवत गीता को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, तो मैं गीता को मानता हूँ, और मैं भारतीय हूँ तो मैं अपने संविधान को बहुत मानता हूँ। उस संविधान हमें अनुमति देता है कि आप राजनीति में आए, आप एक दल बनाएं, और मैंने तो पूरी कोशिश करी कि अच्छे लोगों को लाएं, साफ लोगों को लाएं, साफ छवि के लोगों को लाएं, एक विचार को लेके आएं जो क्रांति की चिंगारी बने, और पूरे देश में लोगों को एक ऐसा मैसेज जाए कि हम ही तो हैं, हम ही तो राजा हैं। क्योंकि आज जो नेता हैं ये हमारी जनता को नौकर समझते हैं, तो जनता को जागरूक करने का काम भी करना था, जनता को मजबूत बनाने का काम करना था, इसलिए हमने जन सेवक क्रांति पार्टी की स्थापना करी। जी बिल्कुल, आपने पार्टी की स्थापना कर दी, लेकिन अभी जैसे 4 साल पहले आपने स्थापना की थी, इन 4 सालों में अपनी इस पार्टी ने, जो जन सेवक क्रांति पार्टी है, ऐसे क्या काम कर दिए कि जनता उनको सराहे? देखिए, ये तो नज़रिया होता है कौशिक जी, सराहना या आप किसी की आलोचना करें, ये नज़रिया होता है। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊं आपको, 2021 में हमने पार्टी की स्थापना की थी जी। इन 4 सालों में, आज 2025 में हम बैठे हैं, हमने 2 चुनाव भी लड़े। एक भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव हमने लड़ा। अच्छा। हमने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ा। और इन 4 सालों में चुनाव लड़ने से पहले, क्योंकि कहते हैं ना ये राजनीतिक युद्ध है, हम शुद्धिकरण करने निकले थे राजनीति का, तो उसका जो प्रोसेस था वो यही था कि अच्छे लोगों को ढूंढना, उनको अपने दल में शामिल करना। तो हमने नॉन पॉलिटिकल लोगों को ढूंढा जो अच्छे विचार रखते हैं, जो उच्च विचार रखते हैं, जिनके पास शैली है, कार्यशैली है, अच्छी भाषा शैली है। हमने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि आपको संविधान अधिकार देता है कि आप तंत्र से सवाल करें, अपने नेताओं से सवाल करें। हमने मोहल्ला सभाएं करी, हमने सामाजिक कार्य किए, हमने धार्मिक कार्य किए, हमने आरटीआई के तहत कई इनके बड़े जो फैसले थे उनको उजागर किया जो गलत साबित हुए। कई ऐसे हमने घोटाले निकाले, हमने सामाजिक रूप से मेडिकल कैंप्स लगाए, डोनेशंस कैंप, ब्लड डोनेशंस कैंप लगाए। और मैं कहूँ कि धरना प्रदर्शन नहीं कहूँगा, लेकिन आवाज़ उठाई जा करके हमने सैकड़ों ज्ञापन दिए, हमने मिनिस्टर से मिले। जो एक विपक्ष की भूमिका होती है हमने निभाई। क्योंकि देखिए, मैं बुरा मत मानिएगा, हमारे हरियाणा का जो विपक्ष है वो गूंगा हो चुका था। हम नहीं मानेंगे बुरा, विपक्ष बांध सकता है। हाँ, तो विपक्ष था ही नहीं।
एक विपक्ष की जरूरत थी, और लोकतंत्र में खूबसूरती तब होती है जब पक्ष से काम कराने के लिए विपक्ष हो, विपक्ष एक्टिव हो, विपक्ष सवाल जवाब करे। तो हमने एक विपक्ष की भूमिका निभाई, लोगों से, हमने नेताओं से सवाल पूछे, प्रशासन से सवाल पूछे। लेकिन दुर्भाग्य है आज भी जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, उस जिस प्रदेश की जलम में इस समय बैठे हैं सर, आपको धरातल पे कोई काम नहीं दिखेगा। हमने इन 4 सालों में इतनी मेहनत करी, लोगों तक गए, लोगों को समझाया बुझाया, लोगों को सिखाने का प्रयास किया, आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो है ना कि आज जो देश का चलन चल रहा है कि एक ही दल को लगता है कि हम ही हैं, हमारी लाठी हमारी भैंस, तो ऐसा वो दल समझने लग गया है। और लोगों ने हमारा साथ भी दिया, हमें समर्थन भी दिया, हमें प्यार भी दिया, हमारे को चुनावों में भी सपोर्ट किया, लेकिन शायद परिणाम उतने अपेक्षित नहीं रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी परीक्षा ले रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। आपने बताया लोकसभा चुनाव लड़ा आपने, कौन सी सीट से, कहाँ से लड़ा? हमने, चूँकि हमारा पहला चुनाव था जी, और भारतीय चुनाव आयोग के तहत और उनकी जो एक प्रणाली होती है, तो हमें लगा हमें पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा करना है। जी। पार्टी की आयु बड़ी कम थी, आज अगर 4 साल हुए तो 3 साल थी उस समय। तो हमने एक सीट पे चुनाव लड़ा, लोकसभा का, गुरुग्राम लोकसभा। गुरुग्राम लोकसभा। हाँ जी, और जहाँ हम विधानसभा का? विधानसभा हमने हरियाणा में तकरीबन 6 सीटों पे चुनाव लड़ा। इनमें परिणाम जैसा कि आपने बताया कि अपेक्षित नहीं रहे, मतलब जीत तो नहीं हो पाई जी। 4 साल हो गए, सामाजिक कार्य भी करे, पार्टी काम कर रही है, आपने चुनाव भी लड़ा और 2 चुनाव में मतलब कहीं ना कहीं आप लोग हार गए, हम ये कहें साफ साफ शब्दों में। तो पार्टी को जनता ने नकार दिया, ये माने क्यों? क्योंकि इसके बाद तो नगर निगम भी चुनाव आए थे, तो नगर निगम चुनाव भी आप लोगों ने नहीं लड़े, तो क्या माने, आप क्या मानते कि जनता नकार रही है इसलिए नहीं लड़े? कौशिक जी, मैं तो ये कहूँगा, ये सच है कि हमारी उम्मीद के हिसाब से हमें परिणाम नहीं मिला। हमने चुनाव दोनों लड़े, हमें उतने अच्छे वोट नहीं मिले, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें जनता ने नकार दिया। हमने इससे सीखा, अनुभव लिया, क्योंकि लोकतंत्र में हार और जीत जनता के फैसला होता है, और हमने उसको सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। और जो गलतियां, मैं गलती कहूं या मैं ये कहूं कि जो सीख हमें मिली, हम उससे और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जो हार होती है ना सर, हार भी एक नई शुरुआत होती है, और राजनीति में जो हार होती है वो जनता से संवाद का एक नया शुभारंभ होता है। और जनता हम पे विश्वास कर रही है, जनता में जन समर्थन दे रही है, जनता ने हमें रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो चाहते हैं कि अभी तो आए हो, अभी दिखाओ तो सही, क्योंकि विश्वास बनाने में समय लगता है। और हम एक विचार वाली पार्टी हैं, हम सही को सही कहने वाली पार्टी हैं, हम गलत को गलत कहने वाली पार्टी हैं, और एक अच्छा विपक्ष बनने वाली पार्टी हैं। तो लोगों ने, मुझे लगता है, हमें जो भी दिया वो सर माथे था, हमने उससे सीखा और हम काम कर रहे थे। और जैसे आपने बोला अभी कि नगर निगम चुनावों में हमने क्यों नहीं हिस्सा लिया, भागीदारी नहीं ली। देखिए, नगर निगम चुनाव में हिस्सा ना लेने का मतलब ये नहीं था कि हम हार गए तो हम थक गए, हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं था। वो एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उस चुनावों के बाद हमने जो सीखा, हमने संगठन निर्माण पे काम किया, हमने फोकस हुआ, ज़मीनी स्तर पे काम करना शुरू किया, ज़मीन पे लोगों से जुड़ना शुरू किया। ये हमारी रणनीति का हिस्सा ही था कि हमने नगर निगम चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, कि भाई इस बार हम पूरी तैयारी करेंगे और पूरा संगठन तैयार करेंगे। और ठीक है, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि युद्ध अगर लड़ना है तो शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो बिना तैयारी के मैं बिल्कुल नहीं उतरना चाहता था, और यही कारण था नगर निगम चुनाव में हमने हिस्सा नहीं लिया। जी, अच्छा, अभी शस्त्र शास्त्र की बात आई है, थोड़ी देर पहले आप गीता की भी बात कर रहे थे। गीता में भी कहीं ना कहीं कुछ, जैसे महाभारत हुआ था उसी समय गीता का उपदेश हुआ था, तो राजनीति अपने आप में कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। क्या मानते हैं कि किस प्रकार से गीता जो है उससे जो सीख मिलती है वो राजनीति में यूटिलाइज की जा सकती है, या फिर आप करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं गीता को बहुत मानता हूँ, क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ है हमारा, और एज अ भारतीय मैं अपने संविधान को मानता हूँ। तो मुझे भी किसी ने कहा था एक बार कि डरना नहीं किसी की पैरों की नाप से,
डरना नहीं किसी की भी पैरों की नाप से, अंत में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। और गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो देखिए, हम जो आए हैं, हम पहले अपने आप से तो लड़ें, अपने आप को इस काबिल करें कि राजनीति में जो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो राजनीति गंदी हो चुकी है, उसको साफ करने के लिए उतरना होगा और अच्छी छवि के लोगों को आना होगा, पढ़े लिखे लोगों को आना होगा, और ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जो अपने अपने क्षेत्रों में आज उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर कि गीता को, संविधान को लोगों तक पहुंचाएं कि संविधान से तो सब कुछ चलता है, गीता से हमारा धर्म चलता है। हम यही सोच के बैठे हैं कि ये इतने बड़े बड़े दल हैं, हम कैसे इसमें अपना सर्वाइव करेंगे, कैसे बदलाव लाएंगे। आप एक बार आइए तो सही, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में एक बात की थी कि आपकी पृष्ठभूमि आपके खिलाफ थी। देखिए, अगर सच में राजनीति रसूखदार लोगों की होती, सच में राजनीति पैसे वाले लोगों की होती, तो आज़ादी के लिए ना सपना एक किसान का बेटा नहीं देखता। तो अगर आपके मन में एक दृढ़ संकल्प है, निश्चय कर लिया कि हमें अपने देश को बदलना है, हमें सशक्त करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो सर आप आ जाओ मैदान में, आपको रास्ते मिलेंगे। और ऐसी 4 साल में हम ठोकरें भी खाई, गिरे भी, उठे, लड़े, और जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, एक लड़ाई लड़ी जाती है कि हम मैदान में हैं। और जन सेवक क्रांति पार्टी हरियाणा के मैदान में है, पहले भी थी और आगे भी है। तो अब कोई पासा फेंकने वाले हो, चेस का गेम नहीं होता है, उसमें पासा वगैरह करते हैं, प्यादे वगैरह की बात हो रही थी यहाँ पे। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे शतरंज खेलना नहीं आता है। उसका एक कारण है जी कि मैं सबको अपना मित्र समझता हूँ। मेरा एक स्वभाव है कि राजनीति में ना प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, ठीक है। राजनीति विचारधारा का खेल होता है, गंभीरता का खेल होता है, लेकिन लोग ना इसको पर्सनली ले जाते हैं। तो मेरे जितने विपक्ष में हों, पक्ष में हों, जितने मित्र हैं, मैं उनके साथ चाल नहीं चलता, ना चाल खेलता, इसलिए मुझे शतरंज नहीं आती। अच्छा जी, ये बात भी है। ठीक ठीक ठीक, आप खेलते ही नहीं है? मैं खेलता ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा साफ सुथरा, साफ छवि का आदमी हूँ। मेरे लिए जो सही है मैं उसको सही बोलता हूँ, जो गलत है मैं उसको गलत बोलता हूँ। कहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों का तो राजनीति में काम ही नहीं है। हाँ, ये एक बना हुआ है, मिथ बनी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब समय बदल गया है सर। देखिए ना, जहाँ अपग्रेड हुआ है चीज़ें, पॉलिटिक्स भी अपग्रेड हो रही है जी। और पिछले 10-15 सालों से तो हर नॉर्मल परिवार का व्यक्ति आ ही रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, और आना भी चाहिए। अच्छा सर, जैसे राजनीति की अगर बात करें, जैसे आपने पार्टी की स्थापना करी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हरियाणा का एक एग्जांपल है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे। उन्होंने एक अपनी ही फैमिली पार्टी से निकाल के एक जेजेपी की स्थापना की। ऐसे ही आप जैसे युवा हैं, ऐसे ही और दूसरे युवा हैं, कोई राघव चड्ढा है, कोई आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव है, और भी बहुत सारे लोग हैं राजनीति में जो सक्रिय हैं। कैसे देखते हैं आपकी पार्टी में युवाओं की क्या भूमिका है खास तौर पे? देखिए सर, आप जिनके नाम ले रहे हैं ना जी, दे ऑल आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। आप देखिए, कम आयु से आप ये नहीं कह सकते कि युवा है। युवा सोच से बनते हैं, एक दृढ़ निश्चय से बनते हैं, एक दृढ़ संकल्प से बनते हैं। जी, जिनके नाम आपने लिए, ठीक है, इन्होंने एक बदलाव की शुरुआत करी, बड़ी कम उम्र में वो एमपी बने थे, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि इन्होंने भी सत्ता काबिज करने के लिए वो सारे दावपेच अपनाए जो उनकी फैमिली वैल्यूज उनके आड़े आ गई। अगर चौटाला साहब की बात कर रहे हो, एक सबसे पुरानी पार्टी हरियाणा की, और जिनके परिवार के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जब वो अपनों के नहीं हो पाए तो वो क्या प्रदेश के होते। उन्होंने तो सत्ता हासिल करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही संगठन के लोगों के साथ एक गलत किया। तो ठीक है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो काम करना था वो किए, लेकिन शायद इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाए दूसरी बार, ऐसा कुछ। तो देखो, कहते ना आपको परिणाम मिल गया। और रही बात ये कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, ये सर इनकी पृष्ठभूमि देखिए आप। मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूँ जो बेचारे साधारण परिवारों से आते हैं, जो बेचारे कॉलेजों में लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए। वो लोग जो नौकरी पाने के लिए धक्के खाते हैं, वो लोग जो आज नौकरी ना मिलने की वजह से
बेरोजगारी के कारण नशे की लत पड़ गई, जिनको जो नशे में जाए जा रहे हैं, जो इस हरियाणा प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, मैं उन युवकों की बात कर रहा हूँ। और ये सच है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत है। वो कैसे? हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी कहते हैं कि भाई भारत एक युवा देश है, और ये सच है। आप ये देखिए 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष से कम आयु वालों की है, लेकिन आज देश की संसद में निर्णय कौन ले रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति, बुजुर्ग। हाँ, आप ये देखो, यही युवा उनको चुनते हैं और यही युवा उनकी राजनीति का शिकार होते हैं। आज हम युवाओं को तो स्पेस मिलता ही नहीं है, इनका तो शोषण किया जाता है, चाहे इनकी पार्टी में, संगठन में। आज देश में, हमारे प्रदेश में यही युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज रोजगार ही नहीं है। तो युवा आए, मैं तो ये कहता हूं कि युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, युवाओं को आकर के सरकार बनाने की तैयारी करनी चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि युवा भविष्य का नेता नहीं है। जनसेवक क्रांति पार्टी और मेरी विचारधारा के हिसाब से युवा आज का नेतृत्व करता है। युवाओं को आप मौका तो दो, युवाओं को आप एक स्पेस तो दो, देखिए कैसे वो बदलता है चीज़ें। लेकिन दुर्भाग्य है सर, अफसोस है कि युवाओं को ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनको शिकार बनाते हैं, कभी हिस्सा नहीं बनाते। और यही कारण है कि इस गंदे दलदल में युवा आना ही नहीं चाहता। वो ये बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स, मैं नहीं आऊँगा, राजनीति में मेरी कोई जगह नहीं है, राजनीति मेरे काम की नहीं है, मेरे को तो अपना घर परिवार चलाना है। लेकिन तो अब हमने एक कोशिश की है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, तो मैं खुद राजनीति में इस विरासत में सियासत ना मिलने से मैंने खुद एक रास्ता बनाया, और उस मंजिल तक जाने के लिए मैं बहुत सारे युवाओं को इकट्ठा भी कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जी, अच्छा, एक विशेष बात आई थी अभी, सत्ता की भी बात आई, सत्तारूढ़ पार्टी अभी जो है और राजनीतिक सिस्टम, आपको लगता है कि देश में सब सही हो रहा है? सत्तारूढ़ पार्टी जो काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग कह लीजिए, या फिर साथ में आप पूरा राजनीतिक सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग सब मतलब सही जा रहा है? क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रही? ये तो बड़े बड़े मतलब फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। देखिए, जो राजनीतिक सिस्टम है ना जी, वो नेताओं के हित में काम कर रहा है, अच्छा, बड़े बड़े लोगों के हित में काम कर रहा है, वीआईपी लोगों के हित में काम कर रहा है। आप आज देखिए, आपको इसके प्रमाण, आप हरियाणा में, अब हम गुरुग्राम में बैठे, हाँ, गुरुग्राम में बैठे, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, हालांकि गुरुग्राम में एक ही है जिसमें सुविधाएं भी नहीं है। आप देखिए, एक बीमार माँ वहां पे फर्श पे पड़ी होगी जिसको बेड नहीं मिलेगा। अच्छा, एक छात्र एक सरकारी कॉलेज में सीट पाना चाहता है, उस कतारों में खड़ा है, उसको सीट नहीं मिलेगी। एक युवा रोजगार चाहता है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आप प्रशासन में जाओ, कोई समस्या लेकर के जाओ, उसकी सुनवाई नहीं है। आप पुलिस प्रशासन में जाओ, आपको एक कंप्लेन दायर करनी हो, आपको एक याचिका रखनी हो पुलिस प्रशासन के आगे, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, 25-25 दिन लगते हैं। वहीं वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। बड़े लोगों को आज ये बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, खर्ची पर्ची नहीं है हरियाणा की तरह। मैं कहता हूँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास अप्रोच है, पावर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, उनके काम होते हैं। वो सिस्टम सत्ता के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, वो सिस्टम लोकतंत्र के लिए बनाया नहीं गया है। तो सर, ये कहीं ना कहीं जनता का अहित हो रहा है, और ये उन लोगों का हित हो रहा है जो बड़े व्यापारी हैं, जो पैसे वाले हैं, जो वीआईपी। अभी आपने जो है ना बिना खर्ची पर्ची की भी बात करी। इसमें बिना खर्ची पर्ची आप करें कि मतलब अब ज़्यादा है। इन्होंने जैसे सरकार ने कहा कि हमने बहुत सारे जो हैं हज़ारों की संख्या में युवाओं को नौकरी दी और बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी। उसमें देखने को ये मिला भी कि कहीं ना कहीं आम परिवारों से जो हैं लोग ग्रुप डी में लग गए, इस तरह की नौकरियों में लग गए। देखिए सर, क्या होता है, अब किसी चीज़ की घोषणा तो कर दी जी, आप 10 काम कोई कर रहे हैं, आपके 9 काम जो एक्चुअल में होने चाहिए थे उसके समय के अनुसार, वो नहीं हुए। एक काम में कुछ प्रतिशत, क्योंकि देखिए कहते हैं ना आटे में नमक चलता है, वो लाइन चलती है एक, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वैसा ही है। आपने 1000 में से अपने 50 युवक लगवा भी दिए, तो आपने कोई उन पे एहसान नहीं किया है। तो आपने अपनी वो एक उपलब्धि गिनाई, लेकिन जो आपकी 20 वो हैं नेगेटिव चीज़ें हैं, उसका क्या करें?
तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सिस्टम है, ये तंत्र है, ये गवर्नेंस है, मुझे लगता है कि इसमें बदलाव की और सुधार की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, आप बताएं, जैसे अभी केंद्रीय पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो सीएम है, अभी जब बात चली रही है सत्ता की, तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार से राज कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ऐसा, आपने ना लाठी भैंस की भी बात करी थी, मुझे देखिए ध्यान आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है। जी मैं आपको बताऊं, कौशिक जी, व्यक्तिगत रूप से जी मैं बात करूं, जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, उनकी भाषा शैली को पसंद करता हूं, उनकी बात जनता के दिलों तक पहुंच जाए उसके तरीके को पसंद करता हूं। जी। लेकिन इसके साथ एक बात भी बोलता हूं हम्म। कि घर का मुखिया अगर ईमानदार है, घर का मुखिया अगर निष्ठावान है, घर का मुखिया अगर चरित्रवान है, तो इसका कतई मतलब नहीं है बाकी सदस्य भी ईमानदार होंगे। मेरे को मोदी जी से कोई समस्या नहीं है। मोदी जी ने आज भारत की वैश्विक रूप से पहचान बनाई है। मोदी जी के बहुत सारे फैसले हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। मोदी जी आज देश के रिप्रेजेंट जब करते हैं तो मुझे तो कई बार गर्व महसूस होता है, लेकिन मैं ना पसंद करता हूँ उनके राज्यों के विधानमंडलों को, उनके मंत्रियों को। क्यों? क्योंकि मुखिया ठीक है, सदस्य खराब हैं, तो आज ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि उन पे कोई ऑडिट किया जा सके। और रही बात प्रदेश के मुख्यमंत्री की, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर उनको, उनकी पर्सनैलिटी देखूं, बड़े शांत स्वभाव के, बड़े सधे हुए अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने हरियाणा के अंदर, और मुख्यमंत्री की कंपैरेटिवली देखा जाए। और लेकिन मुझे लगता है जो वो काम कर रहे हैं वो दिखावा ज़्यादा है। अच्छा, दिखावा कर रहे हैं ज़्यादा वो उसमें? दिखावा ज़्यादा है। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन उनके जो आसपास के मंत्रीगण हैं, उनके लोग हैं, वो शायद वो काम नहीं करवा पा रहे। उनके विधायक मंडल जो है, विधानमंडल है, उनको आना पड़ेगा, धरातल पे काम नहीं हो रहे हैं। उनकी योजनाएं, उनकी घोषणाएं सिर्फ कागज पे, धरातल पे नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से देखो, आई लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है, वो एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि बड़े शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने घोषणाएं बहुत करी हैं पिछले 6 महीने के कार्यकाल में, देखो। तो मैं अगर उस पर एक बात आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता जी हूँ। बताइए, लाइव एग्जांपल हम दीजिए। इस समय सर हरियाणा की आर्थिक राजधानी में बैठे हैं, हाँ, साइबर गुरुग्राम, सिटी गुरुद्रोण की धरती कहते हैं, माँ जी शीतला की धरती कहते हैं, जी साइबर सिटी कहते हैं इसको। आप ये देखिए, उन्होंने बोला, अपने विधायकों को निर्देश दिए कि भैया 100 दिन का आपके पास एक मुहिम है, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ गुरुग्राम। आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप जहाँ अपनी नज़र घुमाएंगे आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। और जिस शहर में हम बैठे हैं वो पूरे हरियाणा को चलाता है। इसमें 65% से ज़्यादा रेवेन्यू पूरे हरियाणा को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हाल ही में कल नगर निगम का बजट आया, उससे पहले भी बजट आते थे, लगभग 3000 करोड़ 2700 करोड़ के बजट आते थे, और गुरुग्राम शहर आज तक साफ नहीं हुआ। इस गुरुग्राम के लोगों ने पिछले 4 साल से हर दिवाली कूड़े में मनाई है। तो जब मुख्यमंत्री कोई आदेश कर रहे हैं, चाहे वो विधायकों को कर रहे हैं, चाहे वो अपने निगम पार्षदों को कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों को कर रहे हैं, जब ये लोग उनकी नहीं सुनते तो जनता की क्या सुनेंगे? तो मेरा ये कहना है, मुखिया ठीक होगा, ईमानदार होगा, अच्छी बात है, बाकी सदस्यों का क्या करें? मतलब जो नीचे जो है, इनका संगठन और प्रशासन जो है वो दोनों ही मतलब सही कार्य रूप में नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, आपकी जो अंकित अलग, इनकी जो अपनी एक विचारधारा पार्टी से पहले रही होगी, तो आपने मतलब किस पार्टी में आप थे, या आपकी विचारधारा मैच खाती थी, और फिर मतलब क्यों आखिर आपने मतलब अपनी इस पार्टी को जन्म दिया, जन सेवक क्रांति पार्टी? सर, आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है। राजनीति में, कोर पॉलिटिक्स में आने से पहले जी, जब 2020 और 19 का जब समय था, कोविड आया था, मैं उस समय एक संगठन में था। आपको बड़ी हैरानी होगी और शायद आपको हंसी भी आए, वो संगठन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक विंग था। अच्छा। उसका नाम था नमो नमो मोर्चा। अच्छा जी। मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के एक बीजेपी के पदाधिकारी थे, उन्होंने संगठन बनाया था, उसमें मेरा भी एक पद था। अच्छा। मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव था। हमने पूरे देश में
मोदी जी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया, क्योंकि कहा जाता था केंद्र सरकार में जो योजनाएं बनती हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा, प्रदेश में जो योजनाएं बनती हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, जब मैं उस समय काम कर रहा था तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को पाया गया। और मैंने देखा कि संगठन के पदाधिकारियों को, संगठन के लोगों को सिर्फ कुर्सी और दरी बिछाने का काम दिया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, उनकी अनसुनी की जाती है। सिर्फ वही वाली बात सर, पैसा और शक्ति जिसके पास था उसी की। तो मैंने सोचा कि नहीं, युवा हूं, अपना शिकार नहीं होने दूंगा, राजनीति का कोर हिस्सेदार बनूंगा। मैं चाहता तो सर उस समय भी मैं एक बड़ा पद ग्रहण कर सकता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन नहीं, मैंने सच का रास्ता चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, मैंने वो रास्ता चुना जिसके लिए लोग सोच भी नहीं सकते कि दल बना के लड़ना है। मुझे पता है मुझे अभी उपलब्धि हासिल नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो बीज बोया है ना सर, उसको फसल लगने में साल लगते हैं। हाँ, पौधे को वृक्ष बनने में समय बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये रास्ता ही ऐसा है। लेकिन इसमें जैसे आप युवा थे, तो अगर हम युवा की बात करें, पार्टी से संबंधित, जैसे जिस पार्टी से आप प्रेरित थे, आप करें कि युवाओं को मौका नहीं मिलता, तो युवाओं को मौका, अभी गौरव गौतम है, पलवल से विधायक बने, एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने वहाँ के विधायक जो कई बार चुनाव में जीते भी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे कर्ण दलाल, उनको हराया। एक बड़ी, मतलब एक बड़ी जीत थी अपने आप में। साथ में अगर आप बात करें, आप कह रहे कि दरी बिछाने वाली बात है, कि दरी बिछाते, कुर्सियाँ लगाने वाली बात है, तो कहीं भजनलाल जो हैं वो सीएम बन रहे हैं, कहीं आप कह सकते हैं कि अब की बार हरियाणा में भी टिकट जो हैं बड़े बड़े मंत्रियों की, पूर्व मंत्री, जैसे महेंद्रगढ़ में आपने देखा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की टिकट काट दी, और एक कार्यकर्ता जो कंवर सिंह यादव थे उनको टिकट दे दी गई। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप वहाँ अगर ठहरते और कुछ समय वहाँ पर और देते तो आपको भी टिकट मिलती और आपको सत्ता में आने का मौका मिलता? देखिए सर, मेरा ना व्यक्तिगत उद्देश्य सत्ता में आना नहीं है जी। मेरा उद्देश्य व्यवस्था में बदलाव है। हम्म। मेरी निजी विचारधारा ये है, मैं सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ, और मैं ना सिर्फ गलत कहता हूँ, उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। जब किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है सर, टिकट तो उसको मिलती है जो गो विद द फ्लो, चलता रहे, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। क्योंकि आज ऐसा पाया गया है, आपको वही सुनाया जा रहा है, वही दिखाया जा रहा है जो वो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा जो वो छुपा रहे हैं। तो मेरा अपनी एक पर्सनल विचारधारा थी कि भाई मैं सही को सही बोलूँगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी करके ये भी एक कारण रहा, और व्यवस्था परिवर्तन चाहता था, ना कि सत्ता में आना चाहता था। क्योंकि सत्ता में अगर आना होता सर तो बहुत से विकल्प थे, क्योंकि मैं इस राजनीति में एक नई वैकल्पिक विचारधारा के तहत आया हूँ। मैं एक राजनीतिक संस्कृति को गढ़ने आया हूँ कि जहाँ पे पारदर्शिता हो, जन सहभागिता हो, जहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी हो। जवाब देना पड़ेगा ना। आप अगर आज, मैं कहता हूँ, लोगों ने आपको अपना नेतृत्वकर्ता बनाया तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आपको उस पद पे रहने का, उस सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आज राजनीति के अंदर सर सिर्फ यही चला रहा है, कुर्सी पकड़ो, कुर्सी पकड़ो, उसको छोड़ो नहीं, कुर्सी पकड़ो बस। अच्छा सर, एक बात और विशेष तौर पे, अभी रिसेंटली जो है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया, फिर उस बिल पर सुनवाई हुई, आज वो लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति जी ने भी उस पर साइन कर दिए, दोनों जगह तो पास हो गया था, फिर राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए तो कानून बन गया। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड का अभी जो डिसीजन आया। वैसे तो प्रीवियस बहुत सारे ऐसे बड़े डिसीजन है, जिसमें राम मंदिर, 370, ऐसे प्रचार प्रसार में भी सारी बातें रहती हैं, चुनावों में भी बोला जाता है, लेकिन हम इन सभी मुद्दों को छोड़ दें, हम सिर्फ करंट के मुद्दे पर बात करें। आपकी क्या राय है कि ये किस प्रकार से इस बिल को आप देखते हैं, इसका परिणाम जो भी देखिए, रहा? मैं अगर इस पे बात करूं कौशिक जी, हमारी पार्टी की और मेरी अपनी व्यक्तिगत, हम इस पे ना, हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है जी, कि जब भी कोई विधेयक पास होता है, अगर उसमें पारदर्शिता है, वो विधेयक समावेशी है, और वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला विधेयक है, जिससे वक्फ का जो ये विधेयक पास हुआ है, मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें परिभाषित करता है। ये कहीं ना कहीं, अगर इसमें भ्रष्टाचार कम होता है, अगर इसमें संपत्तियों का हिसाब मांगा जाता है, पारदर्शिता रखी जाती है, भ्रष्टाचार कम होता है, और उसमें उसका सदुपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक एक विकास के लिए किया जाता है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ।
इसका समर्थन करता हूँ। जन सेवक क्रांति पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी का मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही है। अगर ये किसी विशेष, मैं इसमें अगर भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी विशेष समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो मैं इसका कड़ा विरोध भी करूंगा। जैसे कि मैंने बोला, मैं सही को सही, गलत को गलत बोलता हूँ, तो उसी के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त का समर्थन करता हूँ और मोदी जी जो सही काम कर रहे हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम इसको। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ऐड ऑन कर दी कि इस पे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल या इस तरह की अगर सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, तो मतलब आप समर्थन में है। विशेष समुदाय को अगर मतलब उसकी संपत्ति का निशाना बनाए तो गलत है। क्योंकि इसमें कहा गया है उनके द्वारा कि इसमें जो संपत्ति होगी उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का हम सदुपयोगिता भी करेंगे उस संपत्ति का, तो ठीक है ना, तो गलत क्या है इसमें? तो वो तो इस पर्टिकुलर समुदाय के लोग भी इस बात को एग्री कर रहे हैं कि अगर हमारी संपत्ति का हिसाब लिया जाता है, हमारी संपत्ति का सदुपयोग इन कामों के लिए किया जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये क्या मानते हैं आपकी कौन से केंद्रीय जो सरकार है और मोदी जी हैं, इनके कौन से ऐसे निर्णय हैं जो सही लिए गए या गलत लिए गए, जिसमें कहीं सकारात्मकता थी या फिर नकारात्मकता थी या फिर परिणाम आलोचनात्मक रहे, मतलब क्या मानते हैं? देखिए, जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं ना सर, उसके दो पहलू होते हैं जी। एक तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। और मैंने देखा है जो मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, एक तो बड़े आक्रामक, बड़े बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। मेरे को 370A उनका निर्णय अच्छा लगा, 35A अच्छा लगा, सर्जिकल स्ट्राइक अच्छा लगा। लेकिन मुझे उनका एक दो निर्णय मुझे लगा जहाँ पे वो नोटबंदी वाला हुआ, जहाँ पे एक उनके उज्ज्वला योजना उनकी अच्छी थी, है ना, और क्या बोलते हैं, और ऐसी कई योजनाएं हैं जो ठीक रहीं, जो उनके निर्णय मुझे ठीक लगे। लेकिन जहाँ गलत था, अभी ये नोटबंदी वाले में थोड़ा सा इशू हुआ, GST वालों में थोड़ा सा इशू हुआ, व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। तो अब वही है, कोई निर्णय सही रहता है, कोई निर्णय गलत रहता है, ऐसा होता भी है। तो जो भी लिए मोदी जी ने, मुझे कुछ निर्णय ठीक लगे। अच्छा, जिस प्रकार से सर अभी हमने बीजेपी केंद्रीय पार्टी की बात करी है, इसके आगे की अगर हम बात करें तो अभी जैसे विपक्ष में चले जाते हैं एक बार, राहुल गांधी जी जो हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपको, क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी की ऐसा कुछ मेरा उनके प्रति गलत विचारधारा नहीं है। हाल ही में पीछे उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि वो क्या इवेंट था या उनका कुछ अपनी नीति थी। देखिए, मैं उनके इस कार्यक्रम को, मतलब मैं उनके इस नीति को, इस योजना को ना इवेंट नहीं बोलूँगा। अगर ऐसा बोलूँगा तो मैं उनके प्रयासों के भावनाओं को छोटा कर दूंगा। ओके। उन्होंने एक प्रयास किया है, उन्होंने अपने ऊपर से एक टैग हटाने का प्रयास भी किया है। उनको शहजादा कहा जाता था, उनको और कुछ कुछ अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। राजनीति के अंदर सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि भारत देश का विकास हो, भारत देश सशक्त हो। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग राज्यों में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, देश को, लोगों को जोड़ने का प्रयास ही तो किया। और एज अ पार्टी, एज अ एक नया दल, एज अ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मैं समझता हूं कि मुझे उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, और मैंने करी भी। क्योंकि कहा जाता है ये राजनीतिक में एक परंपरा होती है, लोगों से जुड़ाव करने का तरीका होता है, यात्राएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, समाज के प्रति किए गए जो सेवा भाव से जो काम होते हैं, वो एक ऐसे बीज होते हैं जिनकी फसल कुछ सालों में उगती है। तो वो अपना काम कर रहे थे, तो मैं उनको नहीं कहूँगा कि वो इवेंट था, वो उनकी नीति थी, योजना थी, और पार्टी की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, उन्होंने भी करी। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, और जो कहीं ना कहीं आपसे कह सकते हैं कि सेम कैटेगरी कह सकते हैं, या फिर मैं क्या कहूँ इसको, आपने एक पार्टी शुरू करी है। राष्ट्रीयकृत पार्टियां पहले भी बहुत सारी थी, आपने तो एक संख्या भी बताई जिसमें आंकड़े में आपने बताया 3000 के आसपास हमारी जो है ना राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन ऐसी एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक जो थे वो हैं, मान लीजिए केजरीवाल जी, CM भी रहे, और आज पंजाब में भी मतलब उनकी सरकार है। तो पहली बात तो ये कि केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़े विपक्ष में नेता रहे। दूसरा, क्या जो जन सेवक क्रांति पार्टी के जो संस्थापक हैं अंकित अलग जी,
क्या वो एक नए केजरीवाल आ गए हमारे बीच? सर देखिए, अगर आप मुझे एक नए दल के संस्थापक को अगर केजरीवाल की एक संज्ञा देंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपने ये तो माना कि केजरीवाल साहब की तरह कोई आया, लेकिन केजरीवाल जी की जो अच्छी बात है, उन्होंने ये सिखाया कि आम परिवार का व्यक्ति भी राजनीति में आ सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो कहा नहीं। अच्छा, ये तो अक्षय कुमार वाली बात हाँ, हो गई उन्होंने जो ऐसा मैं किया। करता हूँ। उन्होंने जो कहा कि मैं वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने वो सब किया। और जो नहीं कहा था वो भी कर रहे हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी बनाई, मुझे भी अच्छा लगा था एक बार तो, कि देश अच्छा, एक को बार अच्छा लगा था। एक बार अच्छा लगा कि देश को नया नेतृत्व मिलेगा। दिल्ली में सरकार बनी, लोगों को मुफ्त सेवाएं मिल रही थी। लेकिन मेरा मन में एक सवाल उठता था कि कैसे देश में जो टैक्स पेयर अपना पैसा दे रहा है, उस पैसे का कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे फ्री में दे रहे हैं। मैं तो इनके नेताओं को बोलता था, मुझे समझा तो दो कि फ्री में कैसे दे रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है, इनका कोई भी नेता, इनका कोई भी कार्यकर्ता कभी नहीं बता पाया कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी कैसे फ्री में दे रहे हैं। और उसके बाद जो इनकी गतिविधियां रही, चाहे इनकी लीकर पॉलिसी रही, चाहे इनके मिनिस्टर्स अंदर गए, चाहे क्या बोलते हैं ये शीश महल वाला आया, तो इन सब चीज़ों ने हमें कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर किया। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम रात को जब सोते हैं हमें पता नहीं होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद होती है और अगले दिन की, अगले 5 सालों की भी तैयारी करके चलते हैं, हमें ये काम करने हैं। तो जिस प्रकार आलू प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती है, तो देश भी राजनीति के बिना नहीं चलता। तो आज जनसेवक क्रांति पार्टी आई है, आज आपको भी अधिकार है, आप भी कोई भी बना सकता है पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नए लोग आएंगे जाएंगे, लोगों को विश्वास करना पड़ता है, मौका देना पड़ता है। तो हम आए हैं, अगर हम गलत करेंगे तो लोग हमें भी नकार देंगे, भगा देंगे। हाँ, तो अब आप आए हैं, 4 साल आपको आए हो गए, आपने चुनाव के एक्सपीरियंस भी लिए हैं। अब आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं जनसेवक क्रांति पार्टी की? किस प्रकार से आप आगे जो है ना बढ़ेंगे, बताएं। देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं, अभी हम अपने संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, और इस संगठन का निर्माण बड़ी रणनीति के तहत होगा। हम अपने हर ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और जिला लेवल पे, प्रदेश के पदाधिकारी, हम हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे और हर विधानसभा की समस्याओं को उजागर करेंगे। और हम पूछेंगे किन से, जिनके जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो हमारा अगला 5 साल, अगले जो हमारा अभी कार्यकाल रहेगा, उसमें अपने संगठन का निर्माण करते हुए, अपनी सेना तैयार करते हुए, युवकों को नेतृत्व देते हुए हम पार्टी को आगे विस्तार करेंगे। हम इस सरकार से सवाल पूछेंगे, सकारात्मक रूप से सवाल पूछेंगे, इनको ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि हमारा कुछ सर्वे भी चल रहा है, रिसर्च भी हम लोग कर रहे हैं। और 2029, इसको हमने मिशन 2029 बोला है, कि हम नेता नहीं लाना चाहते, हम सेवक लाना चाहते हैं। क्योंकि जब नेता नाम आता है ना सर, तो लोगों के चेहरे पे एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है। आप समाज की सेवा करने जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये भी नेता आ गया। तो हमारा उद्देश्य है कि हम सेवक बनाएं, और ऐसा सेवक बनाएं जो लोगों की विषम परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा हो, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या बना करके प्रशासन में और इस सरकार में बैठे हुए नेताओं से, अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी करें, उनसे सवाल पूछे। ये 5 साल में अपने संगठन को मजबूत करेंगे, हर लेवल पे मजबूत करेंगे, और जो भी पार्टी की गतिविधियां होती हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो बीच में चुनाव आएगा या नहीं आएगा, उसको पूरा करेंगे। सही बात है। बाकी सर, हम एक बात से आपकी से प्रभावित हुए कि आप विपक्ष में बैठ के सकारात्मक रूप से जो है ना सवाल करेंगे। ये एक अच्छी बात है। और कोई भी युवा साथी, नेता, XYZ जो भी हैं, कार्यकर्ता इस तरह से जो हैं, मैं चाहूँगा कि वो सभी इस तरह से, चाहे पार्टी कोई भी हो, जो शासित पार्टी है, उससे सवाल जवाब करती रहे, क्योंकि विपक्ष का होना तो बहुत ही अहम हो जाता है। लोकतंत्र चलता भी इस चीज़ से है जी। जब तक आप पूछेंगे नहीं। अगर मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मेरे पास जो ताकत है वही राष्ट्रपति के पास ताकत है। मेरी इस उंगली में एक वोट की ताकत है, जिससे मैं एक अपना विधायक चुनता हूँ, एक क्या बोलते हैं, नगर निगम का पार्षद चुनता हूँ, एक सांसद चुनता हूँ। तो मेरा अधिकार है, मैं सवाल पूछूं। मैं
आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सवाल तो पूछो। आपने अगर जिम्मेदारी दी है किसी को तो आपका अधिकार है, आपका हक है। और देखिए जो समय चल रहा है ना, इसमें मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है मैं भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भगत सिंह जी के क्रांतिकारी विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों ने ही सिखाया है कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीनी जाती है। और ये देश सिर्फ भाषणों से नहीं, घोषणाओं से नहीं, संविधान पे चलता है। तो ये इसी कानून और इसी रूल रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज। बहुत और जी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो नवनिर्मित जो पार्टी आपके 4 साल हो गए और इसमें आपने सक्रिय रूप से जो है ना काम किया और एक सिस्टम से मतलब काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बड़ी पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक बड़े नेता के रूप में आप उभरे, ऐसी हम सेवक के रूप में सर, जनसेवक के रूप में, जनसेवक के रूप में उभरे भी। और जैसा कि आपके पार्टी का नाम भी है जनसेवक क्रांति पार्टी, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे सकारात्मक सवाल जवाब आप जो है ना सत्तारूढ़ पार्टियों से करते रहें और कभी सत्ता का हिस्सा भी बने। बाकी साथियों, आपको आज का जो पॉडकास्ट है वो कैसा लगा? राजनीतिक रूप से जो हमने आज चर्चा की, राजनीतिक विषय पर जो चर्चा की, साथ में अंकित अलग जी जो है इनका जो परिचय हमने आपको यहाँ पर करवाया, और साथ में इन्होंने जिस प्रकार से तीनों पार्टियों से संबंधित नेताओं और पार्टियों के बारे में चर्चाएं भी की कि किस प्रकार से राहुल गांधी, केजरीवाल जी और मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली को भी डिस्कस किया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अच्छा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हो सकता है कि आप थोड़ा राजनीति में कम इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे यहाँ तक अगर देख लिया है तो मतलब इंटरेस्ट तो है ही। अगर आपने ये देख लिया तो आप इसको साझा करें अन्य राजनीतिक सदस्य जो भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव जो है ना पार्टी से संबंधित लोग हैं, उनके साथ में हर उस वोटर के साथ जो जागरूक होना चाहिए। तो आप हर वोटर के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। बाकी इस तरह के पॉडकास्ट आपके लिए और लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द शमशेर कौशिक शो।